बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PHY-304 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के सिलसिले में आज हमारा टॉपिक होगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज। इसको हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज भी कह सकते हैं। आइए अब हम ऑनलाइन क्लास के रिकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास आज का जो टॉपिक है, जो मैंने कहा कि पिछले टॉपिक से रेलेवेंट ही है, तो वो है हमारे पास द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज़। पहले हमने बात की थी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड और वेलोसिटीज़, लेकिन अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर एनर्जीज़ के हवाले से। अब मॉलिक्यूलर एनर्जीज़ के हवाले से जब बात करते हैं तो हम जानते हैं कि अगर स्पीड किसी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर एनर्जीज़ और मॉलिक्यूलर स्पीड्स की डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं आइडियल गैसेस के हवाले से। तो आइडियल गैसेस के हवाले से आप लोग जानते हो कि चूँकि हमारे पास आइडियल गैस की सूरत में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, या हम ये कह लें कि हमारे पास जो इंटरेक्टिव फोर्सेस ना होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। इसलिए वी कैन से दैट इन केस ऑफ आइडियल गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर एनर्जी टोटली रेलेवेंट होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड के ऊपर। ये बेटे आप लोग अपनी जो माइक वगैरह है वो बंद कर देंगे। अच्छा, अब अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारे पास देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज़ भी वैसी ही होनी चाहिए, तो हम उसको भी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे द अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड इफ़ वी लुक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन एनर्जी रादर देन इन स्पीड। फॉर दिस वी कैन फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बेसिकली हमने जो पहले किया था वो एन ऑफ वी या एफ ऑफ वी, जो भी आप इसको कहना चाहें, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किया था विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। अब हम बात करने जा रहे हैं एन ऑफ ई की। एन ऑफ ई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। अगर हम इसकी एनर्जी के हवाले से जब बात कर रहे हैं तो लाजमी तौर पे एन ऑफ ई असल में जस्ट मैं हाईलाइट जी, एन ऑफ ई असल में क्या होगा कि ये हमारे पास ई प्लस डी ई के दरमियान, यानी ई के इर्द गिर्द कितना मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है या कितने मॉलिक्यूल्स के मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के तौर पे लिया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं एन ऑफ ई इंटू डी ई करूँ तो इसका मतलब होगा कि ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा जो कि ई और ई प्लस डी ई के दरमियान में वाक़या होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही हमने स्पीड के लिए भी ये काम किया है। So it make no difference whether we count the molecule by their speeds or by their kinetic energy, क्योंकि मैंने कहा कि उनके पास एनर्जी है ही काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं, इसलिए हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को ले लें या टोटल एनर्जी को ले लें, वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर स्पीड के ऊपर। फॉर दिस वी सेट द लोअर एंड द अपर लिमिट of the interval to have corresponding to speed and kinetic energies। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो बहुत हाई स्पीड पे, ओके जी, तो यहाँ पे मैं बात ये कर रहा था कि हमारे पास इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एनर्जीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं या स्पीड के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अगर कोई ऐसी हमारे पास इंटरवल है जिसमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हैं इन दैट रेंज ऑफ स्पीड, तो लाजमी तौर पे एनर्जी के भी वो मैक्सिमम वैल्यूज़ ही होंगे। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो एनर्जीज़ हैं वो करस्पॉन्ड करती हैं टू देयर स्पीड। अच्छा, अब हम नेक्स्ट सिंपल वर्ड्स में ये कहेंगे कि अगर the number with kinetic energy between E and E plus DE is same as number with speed between V and V plus DV। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितनी तादाद E plus DE को करस्पॉन्ड कर रही होगी उसी वेलोसिटी रेंज में अगर हम देखें तो वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो लाजमी तौर पे जितने ज़्यादा V होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी भी उसकी ज़्यादा होगी। उसके बाद अब
इसी बेस पे अगर हम ये कहें कि अगर एनर्जी रेंज में डी ई में एन ऑफ ई इंटू डी ई है, उसी वेलोसिटी रेंज में एन ऑफ वी इंटू डी वी है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम होने चाहिए। सो हमने यहाँ पे उनको इक्वेट कर दिया। ये इक्वेशन जो हमने लिखी, इसमें हमने कहा कि वेलोसिटी वी डी वी की रेंज में जितने मॉलिक्यूल हैं उतने ही मॉलिक्यूल एनर्जी डी ई की रेंज में है। सो एन ऑफ ई इंटू डी ई शुड बी इक्वल टू एन ऑफ वी इंटू डी वी। और यहाँ से हम एन ऑफ ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी जो हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना चाह रहे हैं, एन ऑफ ई दैट शुड बी इक्वल टू एन ऑफ वी इंटू डी वी ओवर डी ई, यानी इस डी ई को मैं इसके डिनोमिनेटर में ले आया हूँ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम डी वी के फंक्शन को ई के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन ऑफ ई के। और वी नो दैट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, चूँकि मैंने पहले भी बताया कि आइडियल गैस की बात हो रही है। सो इसका मतलब ये है कि एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 mv² के बराबर होनी चाहिए। और यहाँ से अगर हम v² की बात कर लें तो v² शुड बी इक्वल टू 2e/m, और तो v की वैल्यू हमारे पास 2e/m अंडर रूट आ जाएगा। ये वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट की, ये इसलिए हमने कैलकुलेट की कि हम मालूम करना चाहते हैं dv/de, जो इक्वेशन 1 में हम पुट करना चाहते हैं, टू फाइंड द एन ऑफ ई, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एनर्जी मालूम करने के लिए। तो यहाँ से अगर हम v इज़ इक्वल टू 2e/m लिख देते हैं अंडर रूट, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू e, तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगा। ये 2/m अंडर रूट तो कांस्टेंट आएगा इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन के दौरान, बाकी रह जाएगा e²रूट, और e के अंडर रूट का जब डिफरेंशियल लेंगे तो दैट विल बिकम 1/2 e⁻⁻⁻²। ये हमने e अंडर रूट का डिफरेंशियल लिया है। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 1/2 इसी तरह लिख दूँ, m को इस m को अंडर रूट के साथ अंदर ले जाऊँ, क्योंकि e⁻⁻⁻² है ना, नीचे आके e⁻1/2 आ जाएगा। तो मैंने जस्ट उसको मैनिपुलेट किया इस तरीके से कि इस 2 को यहाँ पे अगर आप गौर करें कि ये हमारे पास e⁻⁻1/2 था, इसको नीचे ले गए, e⁻1/2 आ गया, 1/e⁻1/2 आ गया, m को मैं अंदर ले गया, ये 2² यहाँ पे था, ये नीचे 2 वैसे है हमारे पास। तो अगर इन दोनों को हल करें तो हमारे पास ये 2 अंदर 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो एक्सप्रेशन फाइनल बन जाएगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा 1/2 me², यानी ये एक्सप्रेशन होगा हमारे पास dv/de के बराबर। ये याद रखना है एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने आगे जाके इसको यूज़ करना है। आल्सो वी हैव, अब ये एन ऑफ वी का फंक्शन हमने जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पहले जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था उसी को यूज़ कर रहे हैं। एन ऑफ वी इज इक्वल टू 4πn m/2πkt⁵ इंटू v² e⁻⁻mv²/2kt। ये एक्सप्रेशन था हमारे पास एन ऑफ वी के लिए। अब मैं इसको जस्ट कॉन्स्टेंट्स को ज़रा इकट्ठा कर लें और बाकी चीज़ों को साइड पे कर लें। जैसे ये 4 था तो इसको मैंने 2 लिख दिया, पाई को ऐसे ही लिख दिया, n को ऐसे ही लिख दिया, m की पावर 3/2 ये बनती है, ये m की पावर 3/2 यहाँ ऊपर लिख दिया। अब डिनोमिनेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे 2⁻³ आएगा नीचे, पाई की पावर भी 3/2 नीचे आ जाएगा, k की पावर भी 3/2 नीचे आ गया, और t की पावर भी 3/2 नीचे हमने लिख दिया। ये जस्ट हमने अलग-अलग टर्म लिखी हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी टर्म इस तरह हैं कि जैसे 2 भी कहीं आ रहा है, कहीं पे m आ रहा है, वो कहीं ऊपर आ रहा है, कहीं नीचे आ रहा है। हम उनको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रहे हैं, सारी टर्म को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। आगे v² और e की पावर, यहाँ पे फिर मैंने ये काम किया कि mv² ऊपर था, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे 2 वाला इसको इकट्ठा कर दिया, तो 1/2 mv² को ब्रैकेट में लिख दिया, और -1/kt e की पावर वैसे रहने दी। तो इसका मतलब अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर काइनेटिक एनर्जी नज़र आ रही है और ब्रैकेट के बाहर कांस्टेंट 1/kt नज़र आ रहा है e की एक्सपोनेंशियल वैल्यू में। तो यहाँ से हमने फिर इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया। जैसे ऊपर है 2⁻³ कलर गया, हाँ जी,
ये ऊपर है 2⁻² है और नीचे है 2⁻3/2। ये इनको जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये 2 की ताकत 2 है और नीचे 2 की ताकत 3/2 है, तो इसका मतलब ऊपर रह जाएगी 2 की ताकत 1/2। इसी तरह पाई ऊपर 1 है, नीचे 3/2 है, तो नीचे पाई की पावर 1/2 रह जाएगी। n वैसे का वैसा रह गया, m की वैल्यू भी वैसे रह गई, k की पावर 3/2 वैसे रह गई, t की पावर 3/2 वैसे की वैसी बच गई। सॉरी। तो उसके बाद v² हमारे पास और एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसे ही रहा। अब 1/2 mv² को हम अगर e लिख दें तो ये एक्सप्रेशन में e की पावर -e/kt आ जाएगा, v² आ जाएगा, और ये टर्म हमने ऐसे ही लिख दी है जो हमने पहले कर चुके हैं। ये तो था हमारे पास n ऑफ v की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। अब इसको मज़ीद हम ये काम करते हैं कि ये वैल्यू पुट करते हैं 1 में। 1 क्या था असल में, चलते हैं जी 1 की तरफ। ये इक्वेशन 1 थी। इस इक्वेशन 1 में देखें कि n ऑफ v इज इक्वल टू n ऑफ v इंटू dv/de है। अब dv/dv हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया हुआ है, इस जगह पे गौर करें, और n ऑफ v अभी हमने अगली स्लाइड में कैलकुलेट किया है। इन दोनों की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं यहाँ पे। ये हमने n ऑफ v की वैल्यू पुट कर दी और ये हमने वैल्यू पुट कर दी dv के बराबर, यानी ये हमारे पास है dv/de। सॉरी, यहाँ लिखना ज़रा मुश्किल होता है। तो और ये हमारे पास है एक्चुअली n ऑफ v जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो इसका मतलब ये दोनों को जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और फिर बाद में हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत सिंपल स्टेप्स हैं कि जहाँ पे m इकट्ठा करने वाले हैं m को इकट्ठा कर दिया। जैसे ये m की पावर 3/2 है, यहाँ पे m की पावर 1/2 है, तो जब ऊपर आ जाएगा तो ये -1/2 हो जाएगा, 3/2 -1/2, तो ये सिंपल m रह जाएगा। तो यहाँ पे m रह गया, 2 की पावर 1/2 ऊपर है, 2 की पावर 1/2 नीचे है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास और कोई टर्म m ऊपर रह गया, पाई की पावर 1/2 वैसे ही आ गई, k की पावर 3/2, kt को इकट्ठा कर दिया, और e की पावर 1/2 हमारे पास ये वाली टर्म हमने यहाँ पर लिख दी, और v² और बाकी सारी टर्म वैसी की वैसी बच गई। और इस तरीके से n ऑफ v के एक्सप्रेशन को हमने मॉडिफाई किया। इस m को v² के साथ ले आए, चूँकि हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऊपर 2n हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1/2 mv² आ गया, और चूँकि 1/2 mv² को हम e की सूरत में लिखते हैं, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बन गया। अब इस एक्सप्रेशन में और जो n ऑफ v के एक्सप्रेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ पे ये डिपेंड करता है e के ऊपर और एक्सपोनेंशियल ऑफ -e/kt के ऊपर, जबकि वहाँ पे यहाँ पे फैक्टर v² था, और कोई फ़र्क नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके लिए भी ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो हमारे पास कुछ इसी तरह के बनेगा जैसे हमने पहले उसमें ड्रा किया है कि एक एक्सपोनेंशियली पहले इंक्रीज़ करेगा, फिर डिक्रीज़ करेगा, और सेंट्रल लोकेशन में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये ज़ीरो को भी अप्रोच करेगा जब ये हमारे पास ई की वैल्यू ज़ीरो होगी, और ये मैक्सिमम को अप्रोच करेगा जब ये मैक्सिमम की सूरत में, इन्फिनिटी की सूरत में ये दोबारा ज़ीरो हो जाता है। तो ये हमारे पास चूँकि मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दी थी, तो हम इसको भी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़ का नाम दे सकते हैं। तो ये था हमारे पास टॉपिक कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़ के से क्या मुराद है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़ क्या होती हैं। ओके जी, नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी कि इसी की बेस पे हम इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस की बात करेंगे। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस से क्या मुराद है? इंटरनल एनर्जी हमने कहा था कि सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे मैंने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही इन्वॉल्व होती है इन आइडियल गैस, अदरवाइज़ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं होती।
पोटेंशियल एनर्जी क्यों इन्वॉल्व नहीं होती, उसकी रीज़न ये होती है कि देयर इज़ नो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। सो हम यहाँ पे टोटल एनर्जी अगर कैलकुलेट कर लेंगे जो अभी हमने मालूम की है, वही हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी बन जाती है। तो वी कैन से दैट कि अगर हमारे पास टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए लाजमी तौर पे हमने, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ दोबारा आपको ध्यान दिलवाऊं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है और जो इसका फार एंड है वो इन्फिनिटी पर जाके मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी तो इस तमाम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना होगा, और एरिया कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि हम ज़ीरो से इन्फिनिटी तक उसको इंटीग्रेट कर लेंगे एनर्जी स्पेक्ट्रम को। तो यहाँ पर E इंटू एन ऑफ E इंटू डी ई, ये हमारे पास एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ इन द इंटरवल ऑफ डी ई, यानी जो हमने, आप लोगों को याद होगा कि जो बिन्स बनाते हैं तो वो बिन के अंदर अगर फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एनर्जी E है और ये हमारे पास E प्लस डी ई है, तो इस के अंदर अंदर जितनी एनर्जी भी होगी वो सारी की सारी हमारे पास E इंटू एन ऑफ E इंटू डी ई के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये है कि एन ऑफ E इंटू डी ई वो टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस एनर्जी रेंज में मौजूद होंगे, और हर मॉलिक्यूल की एनर्जी, रिप्रेजेंटेटिव एनर्जी को हम E लेंगे, तो दिस विल बिकम एनर्जी विद इन द रेंज ऑफ डी ई इंटरवल। और जब हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, चूँकि ये हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इस वजह से हमारे पास ये टोटल इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाता है। जब ये टोटल इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन मैं नहीं आपको करवा रहा क्योंकि हम पिछले आर्टिकल में भी कर चुके हैं और यहाँ पे सेम ऑलमोस्ट वही है, लेकिन बल्कि उससे आसान है कि ये हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उनको हमने बाहर निकाल लिया इंटेग्रल से। ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं इसलिए उसको इंटेग्रल से बाहर निकाल लिया। जो इंटेग्रल के अंदर टर्म बची उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे E ओवर के टी को U के बराबर। अब E ओवर के टी को U के बराबर रखने का मतलब ये होगा कि E को हम U के इंटू टी के बराबर लिख सकते हैं। तो इससे डी ई की वैल्यू हमारे पास के टी इंटू डी यू के बराबर होगी, और ये तमाम वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करें, जबकि E ज़ीरो को अप्रोच कर रहा होगा तो U भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा होगा। ये लिमिट के लिए हम चूँकि ज़ीरो से इन्फिनिटी तक हम उसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो E इन्फिनिटी होगा तो U भी इन्फिनिटी ही होगा, क्योंकि U और E एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ही हैं। तो ये करने के बाद अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी की, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बन जाएगा कि U के टी टू द पावर 3/2, और इसको हल करते हुए ये एक्सप्रेशन ये रह जाएगा। बाकी कॉन्स्टेंट्स हम सारे बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है x टू द पावर 3/2 e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स वाली टर्म है, और ये हमारे पास आइडेंटिटी है जिसका आंसर हमारे पास 3π√4 के बराबर होता है। हम जस्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट की, k की वैल्यू हम जानते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 and 3 ये सारा हल करेंगे तो एक्सप्रेशन हमारे पास, ये पाई से पाई कैंसिल होने के बाद एक्सप्रेशन हमारे पास 3/2 NKT आ जाता है। ये इंटरनल एनर्जी हमने मालूम की है बाय स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और अगर आप लोगों को याद हो कि हमने यही इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट की थी बाय क्लासिकल मैकेनिक्स, या जो हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कैलकुलेट की थी, और उसका एक्सप्रेशन भी ये 3/2 NKT के बराबर ही आया था। इसका मतलब ये हुआ कि हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की मदद से करें या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की मदद से करें तो रिज़ल्ट सेम ही आता है। इट मीन्स कि हमारे पास जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंसिस्टेंट है विद दी क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, और इसके अंदर हमने इंटरनल एनर्जी के हवाले से बात की, इसमें हमने टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात की फॉर एन आइडियल गैस। यहाँ तक अगर कोई चीज़ पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं जी।
ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अगर बाद में मैं ये कोशिश करूँगा कि इसको अपलोड भी कर दूँ, और अगर बाद में भी आप लोगों को महसूस हो कि कोई चीज़ पूछने वाली है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।